हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड वीडियो है, जिसकी हम सामान्य ज्ञान की फर्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि स्मृति नॉलेज पर आधारित है, क्योंकि बीएड एग्जाम में जो पेपर होता है वो हम लोगों को नहीं दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने भी बीएड एग्जाम क्रैक किया है। फ्रेंड्स, इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी करके मैंने भी एक मंथ में 300 प्लस नंबर हमने बनाए हैं इसी प्रीवियस ईयर नॉलेज पेपर से। तो आपके लिए भी ये प्रीवियस ईयर नॉलेज पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और हम आपको कम से कम तो 25 से 26 सेट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपकी तरह इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न का अध्ययन किस में किया जाता है। जो स्वप्न का अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑनरोलॉजी। ठीक है, ऑनरोलॉजी के अंतर्गत स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन कौन सी है। जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वह कौन कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। ठीक है, जो पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर होता है, इसे क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। ठीक है, ये कब हुई थी? तो ये वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे दर्जा प्राप्त हुआ था। कौन से? तो याद रखिएगा, 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुई थी? तो 1993 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तभी से ये ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 44वां। ठीक है, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से समाप्त कर दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो 300A के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित, यहाँ पे होगा पत्थरों द्वारा निर्मित। ठीक है फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? जो पत्थरों द्वारा सबसे पुराना निर्मित स्तूप है वह कौन सा है? वह है सांची का स्तूप। ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश के रसासेन जिले में स्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रसासेन जिले में स्थित एक बौद्ध स्मारक है। कौन सा? सांची का स्तूप जो है ये एक प्रकार का बौद्ध स्मारक है और इसे 1989 में, कब? तो 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सभी जीके में मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है वो सभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। कितने होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। जो बिट्स होते हैं, ये 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। और फ्रेंड्स, बिट को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो स्मॉल बी से। किसे? तो बिट को। ठीक है, और बाइट को हम हमेशा कैपिटल बी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जो बिट होता है इसे हम स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं और बाइट को कैसे दर्शाया जाता है? तो कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, मालगुडी डेज किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो ये किसकी है? आर के नारायण की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा।
इस बात को याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, जो आर के नारायण जो हैं ये अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक हैं और इन्होंने जो मालगुडी है ये एक काल्पनिक शहर है, ठीक है, इसे आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की हैं इन्होंने मालगुडी को आधार बनाकर, ठीक है। और ये जो मालगुडी डेज है ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसे कब इन्होंने प्रकाशित किया था, तो 1942 में प्रकाशित किया था। कब, तो 1942 में प्रकाशित किया था, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO ने, ठीक है। वर्ष 1948 में पहली बार मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया था, 1948 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्पाद शुल्क किस पर लगता है। जो उत्पाद शुल्क होता है ये विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तुओं पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, तो जौ की खेती जो है ये रबी मौसम में की जाती है, ठीक है, रबी की फसल में आती है और ये मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और गुजरात आदि राज्यों में भी इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वह मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो कब हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ, 23 जून 1757 में। कहाँ हुआ था, तो नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। कहाँ, तो नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ, इस बात को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो इस युद्ध में एक और तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व कर रहा था। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था और कंपनी की जीत हुई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। इसका कई बार नाम भी चेंज हो चुका है, तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और ये जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये कब बना था, तो ये जो बना था 1936 में। कब, तो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसकी जब स्थापना हुई थी तो किस नाम से हुई थी, हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। और भारत की जब स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया था, तो वह हो गया था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अब क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम कब रखा गया, तो ये 1956 में रखा गया। कब, तो 1956 में रखा गया इसका नाम जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट किसके नाम पर रखा गया, तो ये एक प्रसिद्ध शिकारी थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी है। कौन सी है, तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर स्थित कहाँ है, तो ये राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। ये भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। इस नहर को किस नाम से जानते हैं, तो राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। और ये नहर जो है ये सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। कौन सा बांध, एक बांध है बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हरिके बांध, ठीक है। कौन सा बांध, तो हरिके बांध पर ये जो है ये हरिके बांध से निकली है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। और इस नहर की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई है 9060 किलोमीटर। कितनी है, 9060 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में
सिंचाई की सुविधा इसी नहर द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जानते हैं कहाँ आया था, केरल में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। तो पहला केस केरल में आया था। भारत में सबसे पहले जो कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला आया था, ये आया कब था? तो ये भी याद रखिएगा, ये 30 जनवरी 2020 में आया था। कब आया था? तो 30 जनवरी 2020 को। कहाँ? तो दक्षिण भारत के केरल में सामने आया था। और वायरस के संक्रमण का पहला शिकार कौन हुआ था, ये भी हम आपको बता दें। तो एक 20 वर्षीय युवती थी जो कि 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से लौटी थी। और वुहान ही वह शहर है जहां से इस खतरनाक वायरस की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरोग्य सेतु। कौन सा था? तो आरोग्य सेतु ऐप था, जो कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा, पूछा गया है मिस वर्ल्ड, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड जो बनी थी सबसे पहले भारतीय महिला, वह बनी थी रीता फारिया। कौन बनी थी? तो रीता फारिया बनी थी। कब बनी थी? 1966 में, ठीक है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय एशियाई मूल की महिला थी। और दूसरी महिला कौन बनी थी? तो वह बनी थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय कब बनी थी? तो ऐश्वर्या राय बनी थी 1994 में बनी थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद हैदराबाद की रहने वाली डायना हेडन ने वर्ष 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। ये सभी नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी वह थी काड़म मल्लेश्वरी। कौन थी? काड़म मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा, ठीक है। इन्होंने भारोत्तोलक काड़म मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट थी। और ये जो प्रतिष्ठित सम्मान है ये इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में हासिल किया था। कब? तो सिडनी ओलंपिक 2000 में हासिल किया था। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसकी गहराई कितनी है? तो 14,000 फुट इसकी गहराई है। कितनी? 14,000 फुट इसकी गहराई है। और लगभग में देखा जाए तो 35,400 फुट है, ठीक है। अधिकतम गहराई इसकी कितनी है? तो 35,400 और लगभग में देखा जाए तो 14,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% फीस राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो उस टाइम जो था ये योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई थी? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश को किसान सम्मान निधि में सबसे बेहतर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो वह कौन थे? वह थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से पाक रिश्ते बनाने के लिए दिल्ली से लाहौर तक, उसका नाम क्या था? सदा-ए सरहद बस, ठीक है। सदा-ए सरहद बस थी जिसमें इन्होंने 19 फरवरी 1999 को यात्रा शुरू की थी। कब? 19 फरवरी 1999 को। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। और ये पहले स्वयं यात्री तौर पर पाकिस्तान गए थे। ये पहले ऐसे यात्री थे जो बस के से यात्रा करके पाकिस्तान गए थे उस बस में बैठकर, ठीक है। ये भी और उस दौरान 1999 में सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिवसीय यानी कि 19 और 20 फरवरी पर दौरे पर गए थे पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने 17 फरवरी 1951 को देश में दवा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कब? तो 17 फरवरी 1951 में। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन सा देश था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह कौन है? तो अशोक है। इससे रिलेटेड और भी बातें हम आपको बता दें, जैसे कि राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? तो वह है मछली व तीर कमान। और राज्य पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? तो वह बारहसिंगा है। राज्य पक्षी क्या है? तो वह सारस है। तथा राज्य पुष्प क्या है? तो पलाश है। ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लैंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी फ्रेंड्स 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार बीएड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये 2021 में भी पूछा गया था। तो ग्रेमी पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। किससे? तो संगीत से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। ये मूल रूप से ग्रामोफोन पुरस्कार द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार जो है मुख्यतः अंग्रेजी भाषा संगीत उद्योगों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। और ये पहली बार कब दिया गया था? तो ये ग्रैमी पुरस्कार समारोह मई 1959 में हुआ था। कब? 1959 में। कहाँ हुआ था? तो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, तभी ये पहली बार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो फिर जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है वह होती है काली मिट्टी। कौन सी? तो काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है, अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? जो अनाईमुड़ी शिखर है ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा सह्याद्री में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सह्याद्री में है। अनाईमुड़ी शिखर सह्याद्री में स्थित है और ये कहाँ है? तो केरल में स्थित अनाईमुड़ी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाटों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे? तो केरल में स्थित अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत और पश्चिम घाटों में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है कितनी फ्रेंड्स? तो इसकी ऊंचाई लगभग में देखा जाए तो 2695 मीटर है। कितनी? तो 2695 मीटर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 36वें संविधान संशोधन। कई बार ऑप्शन में 36वां ना देके 35वां दिया हो तब भी आप राइट आंसर 35 या 36 में से एक टिक करेंगे। जो ऑप्शन में होगा उसी अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था उस टाइम में कि 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दादरा एवं नगर हवेली व दमन व दीव को जोड़ा गया था। ठीक है। ये कब जोड़ा गया? तो 3 दिसंबर 2019 को जोड़ा गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये विधेयक जो है 2019 में पारित किया गया। और विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव का आपस में विलय करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना था। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल है ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाल क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है, गुजरात के भाल क्षेत्र में, ये भी याद रखिए। और ये अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुक में सर्गवाला ग्राम के नजदीक स्थित है। और लोथल का निकटतम नगर कौन सा है? तो वो ढोलका और बगोदरा है। कौन सा? ढोलका और बगोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य की समाज की स्थापना कब की गई? तो वह की गई 1775 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है और इसकी स्थापना की किसने फ्रेंड्स 1775 में? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, 1875 में। और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, ठीक है। यूएनओ कई बार एग्जाम में पूछा था, कई बार क्या हर बार पूछा ही जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 193 है। कितनी है? तो 193 सदस्य देशों की संख्या। और मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, ये आपको बता ही दिया। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो कंप्यूटर की जो पहली प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम लोग कहेंगे, वह थी फोर्टान। कौन सी थी? तो फोर्टान थी उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा। और उसके बाद कौन सी आई? तो उसके बाद आई है कोबोल आई है, उसके बाद बेसिक आई, उसके बाद पैक्सल आई आदि। ये कई उच्च स्तरीय भाषाओं का यूज हुआ बाद में, लेकिन सबसे पहले फोर्टान आई, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? जो लिम्बाराम है किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? जो हमारे मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन? तो मिनी संविधान संशोधन। कई बार मिनी संविधान बोला जाता है किसे? तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उस टाइम मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को सरकार द्वारा गठित कौन सी कमेटी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। किसके अकॉर्डिंग? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल बहुत ही फेमस पुस्तक है, किसकी है? तो चेतन भगत की है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये मशहूर उपन्यास लेखक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जो वन इंडियन गर्ल है, इसको प्रकाशित कब किया गया था? तो ये अक्टूबर 2016 में प्रकाशित की गई थी पुस्तक, ठीक है, वन इंडियन गर्ल। नेक्स्ट देखिएगा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? तो जो नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। और फ्रेंड्स ये जो था, ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। कौन? महात्मा गांधी। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। और वहां से इन्होंने मुट्ठी भर नमक जो था मुट्ठी में लिया, उसे नमक कानून का उल्लंघन किया। किसका? तो नमक कानून का उल्लंघन किया। और यहीं से जो था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी 1930 से। ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरि से आप लोग याद रखिएगा बांसुरी, ठीक है। जो हरिप्रसाद चौरसिया है, इनका संबंध बांसुरी से है, ठीक है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो हरि मतलब हरि भगवान विष्णु कृष्ण जो कि बांसुरी बजाते हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस महिला ने जीता? 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब था, ये किसने जीता था? तो नाओमी ओसाका ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जो था नाओमी ओसाका ने जीता था। ये किस देश की रहने वाली थी फ्रेंड्स? तो ये जापान देश की रहने वाली थी, ठीक है। किस देश की? तो जापान देश की रहने वाली थी। जेनिफर ब्रैडी अमेरिका को हराकर जीता था। जो जेनिफर ब्रैडी थी, जो कि अमेरिका को रहने वाली थी, उन्हें इन्होंने हराया था और ये खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 भारत का कौन सा स्थान रहा? तो मानव विकास सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान था 131वां। कौन सा था? तो 131वां स्थान था।
नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कारक कौन है। जो रेडियो का आविष्कारक है वह कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैलीलियो मार्कोनी। कौन थे, तो गैलीलियो मार्कोनी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। इटली के अभिषेक गैलो मार्कोनी ने, ये कहाँ के निवासी थे, तो इटली के। और कब, तो वर्ष 1895 से 1906 में रेडियो का आविष्कार हुआ। कब, तो 1895 से लगा के 1896 में इसका आविष्कार हुआ था रेडियो का, ठीक है। इस आविष्कार के उपलक्ष्य में उन्हें वर्ष 1909 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कब, तो 1909 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था रेडियो आविष्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो विधानमंडल का सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, नियमों को अधिनियमित करना। क्या होता है, नियमों को अधिनियमित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है। जो तानसेन पुरस्कार है किस राज्य द्वारा, तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। और यह पुरस्कार 2010-11 में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2010 से 11 में हुई थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया क्या जाता है फ्रेंड्स, तो 2 लाख की राशि और एक सम्मान पट्टिका के साथ एक शॉल एवं श्रीफल भेंट किया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीबोस तथा डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो फीबोस और डीमोस है ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किस ग्रह के, तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और मंगल ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चौथा ग्रह है। कौन से नंबर से, तो चौथे नंबर का ग्रह है सूर्य से देखा जाए अगर तो। और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को कितना समय लगता है, तो 687 दिन लगते हैं। कितने, 687 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में, ठीक है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन से, फीबोस व डीमोस। ये सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है IST से GMT से कितना आगे है। जो IST है GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2021 एग्जाम में भी पूछा गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो मानक समय का निर्धारण है ये 82 डिग्री 30 पूर्वी ईस्ट से किया जाता है। इस बात को, जो कि नैनी से गुजरती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से गुजरती है, तो ये रेखा जो है नैनी से गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 में किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। तो 2019 में किसे मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, तो बस जम्मू कश्मीर को मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अतः ये विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। कौन सी है, अरावली। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। अरावली जो है संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जो कि राजस्थान को उत्तर दक्षिण से 2 भागों में बांटती है। और अरावली का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है, जो सिरोही जिले में किस नाम से विख्यात है, तो गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1727 मीटर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज में क्या क्या सम्मिलित है। तो पंचायती राज में क्या सम्मिलित है, ग्राम प्रधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ग्रामीण भारतीय स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। और 2021 के ही एग्जाम में पूछा गया था कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स आप दोनों बातें याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड कौन थी, तो रीता फारिया थी। और मिस यूनिवर्स कौन थी, तो सुष्मिता सेन थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सुष्मिता सेन, ठीक है। मिस यूनिवर्स पूछा जाए, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन थी, सुष्मिता सेन थी। और अगर मिस वर्ल्ड पूछा जाता है तो आप लोग रीता फारिया का नाम याद रखेंगे। और ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। और ये कब मिला था, इन्होंने ये ताज अपने नाम किया था, तो
94 में, ठीक है। ये 1994 मिस इंडिया और ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जो था वह सुष्मिता सेन ने जीता था। और किसे हराया था, तो इन्होंने ऐश्वर्या राय को हराया था, ठीक है। मिस इंडिया जो ऐश्वर्या राय बन चुकी थी, उन्हें हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीरीज जो थी सामान्य ज्ञान की थी। इसी तरह हम आपको लगभग 25 से 26 प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे और हर सब्जेक्ट के कराएंगे। 4 पेपर होते हैं, रीजनिंग, हिंदी और आपका जो सब्जेक्टिव वाइज होता है और बाकी जीके का। तो ये फर्स्ट क्लास थी। आप जिसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।